ये जो जितने भी हम अभी पढ़ने लगे हैं ना, ये उनके लिए फायदेमंद है जिन लोगों ने पहले वो बेसिक लेक्चर सारे लिए हुए हैं, मतलब उन्होंने बेसिक लेवल की जो असाइनमेंट है या जो काम है वो कर लिया हुआ। अगर नहीं किया तो पहले वो करें पूरा, ठीक है। मैं उसके आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, उन लेक्चर्स को पहले आपने सुनना है, वो कंप्लीट करने हैं एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब 2 से इसी हफ्ते के अंदर अंदर, वो चाहे लेक्चर 5 है, 6 है, 10 है, 12 है, वो लेक्चर्स आपने कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आप लोग यहां तक पहुंचोगे। लेकिन मैंने जो आपको स्टार्ट करवा रहा हूं, मैंने यहां से आगे जाना है, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट सा है। अगर हम वो पिछला सारा रिवाइज करना शुरू कर देंगे, वो थोड़ी हमारे लिए मुश्किल पेश आएगी, ठीक है। तो हमने करना ये है, और उसके बाद रिजल्ट के बाद तो हमारी स्पीड और थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो अभी रिजल्ट तक भी स्पीड कम तो नहीं होगी, क्योंकि अभी तो हमारे पास यही है ना कि रिजल्ट आना है, ये एक परेशानी है। तो इस वजह से वो थोड़ी सी एफिशिएंसी भी कम होती है। बंदा ये कहता होता है कि एक दफा रिजल्ट आ जाए फिर मैंने पता नहीं क्या ही कर देना, हालांकि करता वही है जो आप हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस, आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है इमरान ब्रदर्स का, और आपने इसकी रिक्वायरमेंट पढ़े तो क्या बनाना है हमने इसका, ये तो आगे इसकी रिक्वायरमेंट में यही है कि हमने एक तो इसकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनानी है, और दूसरा हमने इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। ये दो चीजें हमने बनानी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और किस डेट की बनानी है, 31 दिसंबर 2015 की। जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है हमने कल वाले फॉर्मेट में पुट करनी है, ठीक होगी बात। लेकिन उसके लिए एक बात और जरूरी है, पहले हम इसको पढ़ते जाते हैं और इसमें क्या क्या चीज कहां कहां पे आती है इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैपिटल कहां जाता है, इक्विटी में। कैपिटल क्या किस जाता है, इक्विटी। पेपर में चाहे आप ऐसे ना करना, अभी तो आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। लॉन अकाउंट लायबिलिटी पूरी लिखो, नॉन करंट लायबिलिटी होता है। ड्राइंग्स किधर जाता है, इक्विटी में। प्रेमिसेस नॉन करंट एसेट्स। उसके बाद फर्नीचर की कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका मतलब देख लें कि जो ये वैल्यू है ये है फर्नीचर की कॉस्ट, और जो इस साइड पर लिखा हुआ है ये उसकी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दो चीजें लिखी हुई ना, फर्नीचर एंड फिटिंग कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमने इन दोनों को माइनस करके कहां लिखना है, किस जगह लिखना है, नॉन करंट एसेट्स। बिल्कुल, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट। इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, किसके अंदर, कैश एट बैंक करंट एसेट, कैश इन हैंड करंट एसेट, परचेज कॉस्ट ऑफ सेल, रेवेन्यू, ये सेल्स और रेवेन्यू एक ही बात है। उसके बाद बैड डेट्स एक्सपेंस में, और कमीशन। आप देखें कमीशन के सामने देखें, कमीशन आपका लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे या तो इनकम होती है या लायबिलिटी होती है और या कैपिटल होता है। तो मुझे बताएं कि कमीशन क्रेडिट साइड पर लिखा हुआ है, लायबिलिटी तो ये हो नहीं सकता, कैपिटल भी नहीं हो सकता, तो ये क्या बन जाएगा, अदर इनकम। क्या बन जाएगा, अदर इनकम। अगर ये डेबिट साइड पर होता तो एक्सपेंस होता। कोई भी इनकम या एक्सपेंस जिसके बारे में डाउट हो, जैसे कि इंटरेस्ट, जैसे कि डिस्काउंट, जैसे कि कमीशन, अगर इनके बारे में बताया हो तो ठीक है, ना बताया हो तो अगर ये डेबिट साइड पर होंगे तो एक्सपेंस, क्रेडिट साइड पर होंगे तो इनकम। डेबिट साइड पर होंगे तो एक्सपेंस, क्रेडिट साइड पर होंगे तो इनकम। ट्रेड पेएबल, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी, बैंक चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट, क्या बोलते हैं इसे, फाइनेंस कॉस्ट। उसके बाद रेंट डेबिट साइड पर है तो एक्सपेंस। रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न। एक रिटर्न इनवर्ड कौन सी होगी, सेल रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न। तो उसके बाद सैलरीज,
एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड है तो ये एक्सपेंस, लेकिन जाएगा किधर? कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर। ये किस में जाता है? कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर, ये अदर एक्सपेंस में नहीं जाता। कैरेज आउटवर्ड हो तो अदर एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड हो तो कॉस्ट ऑफ सेल। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, पुराने जमाने में अगर आप किसी ने पुराने लेक्चर सुने होंगे ना, वहां पर ये अदर एक्सपेंस में लिखा होगा। अब दो ऑप्शन है, अदर एक्सपेंस में लिख दो या सेल में से माइनस कर दो। दो में से जो आप या इसको अदर एक्सपेंस में लिख दो या इसको लेस कर दो रेवेन्यू में से, जो आपका दिल करता है। ज्यादातर प्रैक्टिस में आजकल ये चल रहा है, नई प्रैक्टिस ये है। लेकिन अगर नहीं लिखा होगा ऑप्शन के अंदर तो फिर आप उधर भी लिख सकते हैं, लेकिन करना दोनों में से कोई एक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, पुराने जमाने में इसको अदर इनकम लिखा जाता था, अब इसको माइनस किया जाता है कॉस्ट ऑफ सेल में से जाकर, मतलब लेस फ्रॉम परचेज। फिर जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंस है हमारा। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सपेंस है हमारा। कैरेज आउटवर्ड, ये भी एक्सपेंस है, ये कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जाता। उसके बाद ट्रैवलिंग, सैलरीज एंड कमीशन एक्सपेंस है। स्टेशनरी और ये नीचे क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा करंट एसेट होता है, ये हमारा करंट एसेट। ठीक होगी बात? ये सारी चीजें हमने एक फॉर्मेट के साथ लिखनी है, सारी चीजें हमें पता तो चल गई, और सवाल आपने अपने सामने रखना है और मैं इसका आपको सॉल्यूशन करवाता हूं कि आपने किस तरह से इसको प्रेजेंट करना है पेपर के अंदर। ठीक होगी बात? तो आए जरा इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले आपने नाम लिखना है, इसके अंदर नाम लिखा हुआ है। फिर हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो नाम वो कहेगा वो नाम लिखना है। इसका एक और नाम भी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फिर क्या लिखना है? फॉर द ईयर एंडेड या पीरियड एंडेड, यहां पर गिवन है 31 दिसंबर 2015। प्रेजेंटेशन का खास क्या रखना है? पेपर में मैं आपके पास सामने दो कॉलम बनाने जा रहा हूं। पेपर में आपका जो गिवन होगा वो मैं, ये कॉलम आपका पेपर क्या होगा, ये वाला। ये जो पहले मैं लिख रहा हूं ना, ये हमारी वर्किंग होगी या ये ऑप्शन होगी। जैसे यहां पर रेवेन्यू लिखा हुआ है सवाल के अंदर, पहले मैं लिखूंगा रेवेन्यू। कितना रेवेन्यू गिवन है? सवाल आपके सामने होना चाहिए। ढूंढे, ये है रेवेन्यू आपका। अगर डेबिट क्रेडिट है ना, तो ये हमेशा किस साइड पर होगा? क्रेडिट साइड पर, क्योंकि तीन चीजें आपको क्रेडिट साइड पर मिलेंगी, एक इनकम, एक लायबिलिटी और एक कैपिटल। हाँ, कुछ और चीजें भी क्रेडिट साइड पर होंगी, जिसे हम कहते हैं काउंट्रा एसेट। क्या उसे बोलते हैं? काउंट्रा, जिसने एसेट में से माइनस होना है ना, वो भी क्रेडिट साइड पर। ठीक है, तो कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम तो है ही है, कुछ काउंटर एसेट भी उधर होते हैं। तो हमारा रेवेन्यू आ गया 124,450। यहां पर आपने लिखना है 124,450। इसमें से आगे क्या काम करना है? माइनस करेंगे। क्या क्या माइनस करना है? एक तो रिटर्न इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड। और एक डिस्काउंट अलाउड भी माइनस करना है। ठीक होगी बात? अपने सवाल में ढूंढे जाकर कि आपका डिस्काउंट अलाउड कितना है और रिटर्न इनवर्ड कितना है। यहां पर देखें, ये आपका रिटर्न इनवर्ड है 186, और डिस्काउंट अलाउड भी ढूंढे, दोनों माइनस कर। चलें जी, आए जरा। रिटर्न इनवर्ड कितना है? 186 माइनस, और डिस्काउंट अलाउड 40। आपके पेपर में एक बॉक्स बना होगा नेट रेवेन्यू का, आपने उसमें क्लिक करके इसका आंसर पुट कर देना, जो भी आंसर आए। आपके पेपर में एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स में क्लिक करना है, इसके अंदर जो इसका आंसर आएगा उसके अंदर पुट कर देना।
आपके आंसर दो तरह से लिखने का तरीका होगा। एक तरीका तो यही कि ये आपने काम करना है, चाहे आप कैलकुलेटर पे कर लें, चाहे आप इस तरह से लिख के कर, लेकिन पेपर में आपका सिर्फ ये बॉक्स होगा बस। इसकी ऑप्शन दो तरह से होगी। इसका आंसर होता है कितना है? 1 2 4 2 1 6। एक आपके पास खाली बॉक्स होगा, उसके अंदर हमने ये वैल्यू पुट करनी है। दूसरा होगा कि आप इसके क्लिक करोगे ना तो नीचे 4 ऑप्शन आ जाएंगे। उन ऑप्शन में क्या तरीकाकार होगा, ऐसे नहीं लिखी होगी कि 1 2 4 2 1 6, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ज्यादातर वो ये लिखा होगा 1 2 4 4 5 0 -186 -48, एक ये ऑप्शन होगी। तो आपने किस पे क्लिक करना है? इसके ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करोगे, खुद ब खुद जो बॉक्स में फिल हो गया, जो मर्जी आ जाए, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। लेकिन इस तरह से भी ऑप्शन होती है कि एक ऑप्शन होगी सिर्फ 1 2 4 4 5 0 होगा, दूसरी ऑप्शन 1 2 4 4 0 -186 होगा, तीसरे में ये दोनों माइनस होंगे, चौथे में इनमें से कोई प्लस भी दे सकता है। तो हमने देखना है सही ऑप्शन कौन सी है, जिसके अंदर ये वैल्यू और इसमें ये वैल्यू माइनस हो रही होंगी, वो हमारी सही ऑप्शन है। हम क्लिक करेंगे, ये बॉक्स को फिल कर देगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन के अंदर ये वैल्यू यही गिवन हो, ये वैल्यू, और ऐसा भी हो सकता है कि ये बॉक्स खाली हो, तो फिर क्लिक करके ये खुद लिखेंगे 1 2 4 2 1 6 और कॉमा नहीं लिखना। पेपर में कॉमा लिखने की इजाजत नहीं है, ना कॉमा लिखने की इजाजत है, ना ब्रैकेट की इजाजत है। ब्रैकेट लिखो तो माइनस, और कॉमा लिखने की इजाजत ही नहीं। तो कोशिश करते हैं कि हम भी कॉमा नहीं लिखेंगे अंदर। हो गया, ये बात समझ आ गई, पेपर में सवाल का स्ट्रक्चर दिमाग में आ गया। अब आगे चलते हैं, लेस करते हैं इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल। जी, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल में सबसे पहले हमारे पास आता है ओपनिंग स्टॉक ढूंढना होता है, फिर इसमें हमने प्लस करना होता है परचेजेस, फिर हमने इसमें से माइनस करना होता है परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, इसमें हमने माइनस करना होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, इसमें प्लस करना होता है कैरेज इन, इसमें माइनस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक। ये मैक्सिमम चीजें हैं जी, इसके अलावा एडजस्टमेंट है, वैसे नहीं है चीज कोई, एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, वो आज शुरू करने लगे, आज हम एडजस्टमेंट में जा रहे हैं। ठीक है, जिस बंदे का पिछला अभी थोड़ा वीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तरीका का, तो उसको मैं फिर लेक्चर ही दूंगा कि वो उसको ही बार बार सुन के 2-4 दिनों के अंदर अंदर ना वो यहां तक पहुंचे, क्योंकि हमने इसकी ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी। ठीक होगी बात। ओपनिंग स्टॉक भी सवाल के अंदर गिवन है, इस सवाल के अंदर सारा कुछ गिवन है आपको, तो ढूंढ के लाएं जरा। अब ये असाइनमेंट आपको लेने की जरूरत नहीं है, अगर किसी के पास है तो ठीक है, नहीं तो सॉफ्ट से काम चला लें। दूसरी असाइनमेंट जो आज मैं दूंगा वो आपके पास हार्ड फॉर्म में होनी चाहिए, वो हार्ड फॉर्म में ले लेना। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक ढूंढे, ये ऊपर आपको मिल रहा है 8000, एक चीज। फिर क्या चाहिए? परचेज, ये मिल गई। ये आप ना लिखते जाओ, जो अभी आपने फॉर्मेट लिखा है उसमें लिख दो, मैं फिर बाद में लिख देता हूँ। ठीक है, 8000 ओपनिंग स्टॉक, परचेज लिखा गया। उसके बाद क्या चीज है चाहिए हमें? परचेज रिटर्न मिल गया, यहां पर ये रिटर्न आउटवर्ड 135। और इनकी पोजीशन का भी पता होना चाहिए कि ये डेबिट पे मिलेगा या क्रेडिट पे मिलेगा, क्योंकि परचेज अगर डेबिट साइड पर है ना तो परचेज रिटर्न क्रेडिट पे मिलेगा। कैरेज इन ढूंढो, कैरेज इन यहां पर मिल गया, ये डिस्काउंट अलाउड के ऊपर 156। और क्या रह गया? डिस्काउंट रिसीव्ड, ये 138। लो जनाब, ये चीजें आपको सारी मिल गई। ये ओपनिंग स्टॉक मिल गया, और ये परचेज, ये चीज मिल गई, और कैरेज इन भी मिल गया। होगी पूरी चीजें। परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड जी, ठीक है, लिखा गया। चलिए, अगर आपने लिख लिया है ना तो अब आओ मुझे भी लिखवाओ। क्लोजिंग स्टॉक तो नीचे है ना, 6450 था मेरे ख्याल में, फिर भी देख लेते हैं। ये 6450। चले जी, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 8000। परचेज कितना है? 8604046। फिर परचेज रिटर्न कितना है? 135 माइनस, और डिस्काउंट रिसीव कितना है? 138 माइनस
और कैरेजन कितना है 156 प्लस और क्लोजिंग स्टॉक 64 माइनस। लो जनाब, जो प्लस है और ये माइनस है, जो प्लस पेपर में तो प्लस माइनस लिखना है, लेकिन क्योंकि आगे जब R2 में R1 में आओगे ना तो फिर ये प्लस माइनस नहीं ब्रैकेट लिखना। हाँ जी, नेट करके बताओ कितनी वैल्यू आ गई। पेपर में ये एक और बॉक्स होगा आपके पास, ये एक बॉक्स ये है पेपर में और ये दूसरा फौरन ये होगा। अब फिर वही, या तो ये खाली होगा, हमने जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, या वो आंसर ऑप्शन में दे देगा। ऑप्शन दो हो सकती है, डिस्काउंट रिसीव्ड यहां पर भी लिखा जा सकता है और अदर इनकम में भी लिखा जा सकता है। आपके पास दोनों ऑप्शन होगी, डिस्काउंट रिसीव्ड के साथ भी और डिस्काउंट रिसीव्ड के अलावा भी, उन दोनों में से जो मर्जी सेलेक्ट कर ले, क्योंकि दोनों अलाउ है। बट अगर डिस्काउंट रिसीव्ड यहां नहीं माइनस किया तो फिर अदर इनकम में लिखना पड़ेगा। तो हम एक ही तरीका कार रखते हैं, हमने यहां से माइनस कर देना, ठीक है। और अगर आपके पेपर के अंदर ये ऑप्शन ना हो तो इसके अलावा ये माइनस ना हो तो वो भी आंसर ठीक होगा। यानी 138 का डिफरेंस दिमाग में रखना, क्योंकि इसकी दो ऑप्शन है। अगर कोई पुराना सवाल उसने उठाकर दे दिया ना तो उसमें 138 अदर इनकम में लिखा जाता है, तो फिर ये ना हो कि आपका सवाल का जवाब ही ना बन रहा, तो फिर फंसना जाओ भाई। तो बताओ जरा कितना आंसर आ रहा है, कितना 87479। अब हम फौरन चेक करेंगे क्या ये आंसर आ रहा है या नहीं, और अगर ये आंसर नहीं आ रहा हम 138 इसमें ऐड करके देखेंगे, क्योंकि वो माइनस किया है ना, हम 138 ऐड करके देखेंगे क्या वो आंसर है। अगर वो आंसर है तो वो भी ठीक है, फिर 138 अदर इनकम में जाएगा। तो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट करके बिठाया करो पेपर के अंदर। एक तो आपको पेपर अच्छा खासा आता होता है तो आप खराब कर देते हो कॉन्फिडेंस की वजह से। आप अपने आप को ना भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ बिठाया करो कि ठीक है जी, चीजें मुझे पता है, और वही चीजें होती हैं, उससे बढ़ के नहीं होती। हाँ जी, कितना आंसर आ गया। अब हमने इसको करना है माइनस और हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और अब देखें, ये बॉक्स हमेशा नॉर्मली खाली होता है। ग्रॉस प्रॉफिट के सामने एक बॉक्स होगा, आपने उन दोनों को माइनस करके इस बॉक्स में अपना आंसर लिखना होगा। हाँ जी, कितना आंसर आ गया 3673। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। गॉट इट। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखने हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के दो नाम है, या तो आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दो या आप अदर एक्सपेंस लिख दो, जो मर्जी आपको नाम या पेपर में जो लिखा हुआ है, लेस अदर एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पेपर में ये भी दो तरह से लिखे होते हैं, या तो वो एक कंबाइन हेडिंग में, वो हम आगे जाकर सवाल करेंगे ना तो उसमें कंबाइन हेडिंग वाले सवाल भी हैं, या अलग अलग सारे एक्सपेंसेस बताए। आपने करना क्या है, अपने एक्सपेंसेस की लिस्ट पकड़नी है और यहां पर सारे लिख देने हैं। यहां से शुरू करते हैं, पहले ये मैं थोड़ा साफ कर दूं। जिसके सामने आपने एक्सपेंसेस लिखा है ना वो वहां से पिक कर लो, शुरू से सवाल पढ़ना शुरू कर दो। तो यहां पर आपने एक्सपेंस लिखे हैं ना वो पकड़ लो। ये तो इक्विटी है, लोन हो गया, ड्राइंग्स, परचेज, रेवेन्यू, बैड डेट्स, यहां से शुरू हो रहा है नंबर, यहां से कमीशन हमारी इनकम है, फिर आ गया रेंट। ये लिखते जो आप जो सवाल हल कर रहे हैं ना वो साथ साथ लिखे। पहले बैड डेट्स लिखे कितने हैं 256, फिर वो रेंट लिखे 2000, फिर उसके बाद सैलरी पे आ जाए 3500, वेजेस 8250, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 1040, कैरेज इनवर्ड नहीं लिखना, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जनरल एक्सपेंस पे आ जाए 2056, गैस बिल वगैरह आ गया 2560, कैरेज आउटवर्ड भी इधर आना है 546, सैलरी ट्रैवलर की 5480 और स्टेशनरी 640। इन सबको प्लस करो, जो आपने लिख लिए इन सबको प्लस करो। पेपर में कभी भी ये सारी लिस्ट नहीं गिवन होगी, कभी भी नहीं। वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखकर एक ही बॉक्स देगा, या वो 3 बॉक्स बना सकता है, एडमिन एक्सपेंस का,
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने कहा था कल मैं उसकी आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, वो लिस्ट में आपने देखना है, और अगर जिसके बारे में ना पता चल रहा हो ना तो वो एडमिन एक्सपेंस में लिख देना। जिस एक्सपेंस के बारे में आपको आइडिया ना हो, क्लियरली ना पता चल रहा हो, तो उसको एडमिन एक्सपेंस में लिख दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं तो लिखना ही है ना, तो फिर एडमिन एक्सपेंस में लिख दिया। हाँ जी, टोटल कर लिया। तो ये आपके अदर या ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ जी, कितनी वैल्यू आ गई? 26328। ये आपका एक बॉक्स फिल हो जाएगा। अब चाहो तो वर्किंग में सारे पहले एक्सपेंस लिखकर ऐड कर लेना, पेपर में कैलकुलेटर में ऐड कर लेना, वो बेहतर होता है कि एक दफा ना लिख लिया करो, चाहे साफ सुथरा ना लिखना, एक दफा लिख लेना, उसको प्लस कर देना। अदर एक्सपेंस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक होगी बात? ये सारे एक्सपेंसेस आपने लिखने हैं, यहाँ पर सैलरी आ जाएगा, यहाँ पर रेंट आ जाएगा, यहाँ पर बैड डेट्स आ जाएंगे, यहाँ पर कमीशन, जो जो एक्सपेंस है वो सारी लिस्ट यहाँ पर लिख के प्लस करके पेपर में आपका एक बॉक्स होगा, आपने उसमें पुट कर देना। हाँ, पेपर में दो तरह से बॉक्स बने होंगे, या तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस का, या फिर साथ एडमिन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, अदर एक्सपेंस के बाद हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है? ग्रॉस प्रॉफिट में से ये आपने माइनस करना होता है, तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, उसका भी अपना एक बॉक्स होगा। ये मैं पेपर एक ही सवाल में ये बता रहा हूं, फिर उसके बाद मैंने वो रूटीन में जैसे सवाल करने वैसे ही करवाना। बताएं जरा कितना आंसर आ गया? 10409। ये हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इसके बाद हम इसमें से माइनस करते हैं फाइनेंस कॉस्ट, फिर इसमें प्लस करते हैं अदर इनकम, आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। ये है जनाब आपका एसओसीआई का पूरा फॉर्मेट। ठीक होगी बात? हाँ जी, फाइनेंस कॉस्ट बताएं जरा। फाइनेंस कॉस्ट क्या क्या होती है पता है? इंटरेस्ट सारे और बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस और आपके लेवल पर मुझे लगता है बस इतनी काफी है। बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट, मतलब जो पैसे अरेंज करते वक्त जो हमें खर्चा आता है हम उसे फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। पैसे अरेंज करते वक्त जो हमारे खर्चा आता है हम उसे फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। तो आए जरा फाइनेंस कॉस्ट ढूंढते हैं। एक ही है बैंक चार्जेस, वो कितना है? ये है जनाब बैंक फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट का एक अपना बॉक्स होता है, ये इतनी इंपॉर्टेंट कॉस्ट होती है, ये माइनस होगा। और अदर इनकम, अदर इनकम क्रेडिट साइड पर ढूंढ लो। एक तो डिस्काउंट से लिखा गया, रिटर्न आउटवर्ड भी नहीं है, कमीशन है बस। क्या और भी कोई है? अदर इनकम में जितनी भी अदर इनकम होगी सबको प्लस करके 45 ये प्लस कर देंगे, तो ये आपका नेट प्रॉफिट का बॉक्स आ गया। इसमें जनाब आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अदर एक्सपेंस, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ये माइनस करो, ये प्लस करो, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाए 1, ये आपका नेट प्रॉफिट। यही था। और पेपर में इसी तरह से ही होता है, पेपर का स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो बताओ जरा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सबसे पहले नाम, फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमेशा होता है एज एट, ये डेट बड़ा जरूरी होता है याद रखना, एज एट 31 दिसंबर 2015। गॉट इट? इमरान ब्रदर्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2015।
अब हमने करना क्या है, इसमें भी पेपर में आपके पास तो बॉक्स ही बने होंगे, तो ये जो हमारा ये वर्किंग का कॉलम हो गया और ये हमारा बॉक्स का कॉलम। सबसे पहले हम लिख रहे होते हैं यहां पर दो चीजें आती हैं, नॉन करंट एसेट्स या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कभी कभी वो आपको दे देगा नॉन करंट एसेट, तो फिर सारे नॉन करंट एसेट प्लस करके लिख देंगे। कभी कभी दे देगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर सारे नॉन करंट एसेट नहीं होते, कुछ ऐसे एसेट्स भी होते हैं वो नॉन करंट तो होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये पेपर में सवाल आया हुआ है, क्या बताओ सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या नॉन करंट एसेट है? तो आंसर इज यस, सारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉन करंट एसेट हैं। क्या सारे नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है? तो आंसर इज नो, क्योंकि सारे नॉन करंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नॉन करंट एसेट हैं जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं है। इनटेंजिबल एसेट जितने भी हैं वो पीपीई में नहीं आते, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं आते। तो यहां पर आपने देखना है कि हेडिंग कौन सी बताई हुई है। अगर उसने दिया है ना नॉन करंट एसेट, तो फिर तो मसला ही होगी ना, जितने नॉन करंट एसेट हैं सारे के सारे लिख दो। और नॉर्मली हमारे लेवल तक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और नॉन करंट एसेट ऑलमोस्ट गिवन ही वही होते हैं जो वो सिर्फ नॉन करंट एसेट। हाँ जी, ढूंढो जरा अपने अपने, एक तो लैंड है, एक लैंड हो गई, फ्री होल्ड प्रेमिसेस नंबर 1, नंबर 2 फर्नीचर, नंबर 3 प्लांट। तीन ही है या और भी कोई है? इन तीनों को लिखना है, और लिखना क्या है, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर है तो, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो इसको इधर ही माइनस कर लो या अपने जो लिखते वक्त माइनस कर दो। हाँ जी, सबसे पहले प्रेमिसेस है, वो तो 8000 एज इट इज आएगा। फिर एसेट का नाम क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है? 700 का, माइनस 200, तो यहां पर लिखेंगे 500। फिर क्या? प्लांट। प्लांट कितने का है? कॉस्ट कितनी है? 8000 माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये कितना हो गया? 5500। लो जी, इन सबको प्लस करेंगे 14, ये हमारा आई कैप का सोल्यूशन। अगर उसने ये तीनों प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी है और नॉन करंट एसेट भी है, तो हेडिंग जो भी होगी तीनों आएंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा नॉन करंट एसेट नहीं है जो कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ना। उसके बाद आ जाता है करंट एसेट पे चलें। करंट एसेट्स में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 बॉक्स होते हैं। वो 1 बॉक्स भी दे देगा और कभी कभी वो 4 बॉक्स लिख देता है, बल्कि और उसके बाद टोटल का भी एक अलग से बॉक्स दे देता है। वो कौन कौन से बॉक्स होते हैं? एक वो स्टॉक का बॉक्स अलग देगा, एक वो ट्रेड डेटर्स का, ट्रेड रिसीवेबल का बॉक्स अलग देगा, फिर वो दे देगा अदर रिसीवेबल एंड प्रीपेड, इसका अलग देगा, कैश एंड बैंक का वो अलग देगा, और टोटल का अलग देगा। ये वो बॉक्स अलग अलग देगा। हाँ, अकेला एक भी दे सकता है सिर्फ करंट एसेट का, और ये बहुत कम ऐसा हो। तो आए जरा, स्टॉक कौन सा आता है? यहां ओपनिंग आता है, क्लोजिंग आता है? क्लोजिंग। यहां पर क्लोजिंग स्टॉक आता होता है 6450। ट्रेड रिसीवेबल डेटर जिसे आप लोग कहते हो 20280। कोई अदर रिसीवेबल या कोई प्रीपेड हो, कोई और एसेट, मतलब वो तो कैश एंड बैंक है, आ जाएगा ना। ये बॉक्स, ये अलग से बॉक्स होते हैं। और अदर, जब हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे उसके अंदर काफी चीजें हमने अदर रिसीवेबल या पेएबल पढ़नी है, ये अभी नहीं है। कैश एंड बैंक 2 है या एक ही है? दोनों को प्लस करके बता।
दोनों को प्लस करके बता दो कितना आ गया 13, अलग अलग भी हो सकता है, अलग अलग भी लिख सकते हो। और यहाँ पेपर में तो एक दूसरे के ऊपर नीचे बॉक्स होंगे, ये मैं अलग अलग से लिख रहा हूँ ताकि करंट एसेट का टोटल साइड पे कर दूं। बताओ जरा कितना आ गया 28120 टोटल एसेट्स। कैसे टोटल एसेट कैसे फाइंड करोगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे कितना 4212 डन है यहां तक, ओके है। आगे चले चले जी नेक्स्ट, अगला चलता है जनाब इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये राइटिंग विजिबल है, हाँ जी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले इक्विटी, इक्विटी के अंदर भाई साहब फिलहाल, बाद में जब आप FR1 में जाओगे तो ज्यादा चीजें आएंगी, फिलहाल 3-4 चीजें आती हैं। एक तो ओपनिंग, जो कैपिटल पड़ा होता है ना उसे सिर्फ कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। जो कैपिटल अवेलेबल होता है वो ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल कह दो। जो आपके पास कैपिटल है वो कितना है 20,000, ये सवाल सामने रखो बस अपने। फिर हमें इसमें प्लस क्या करते हैं नेट प्रॉफिट, जो कि अभी अभी हमने फाइंड किया था कितना 10,334, ये तो मिल गया है ना, वो जो एसोसिएट बनाया था। क्या ड्राइंग्स हैं तो माइनस कर दो 17, लो जी, ये माइनस करनी है ये प्लस करना है, तो हमारे पास एक इक्विटी का बॉक्स होगा उसको फिल कर देंगे कितना 28580 फिर आ जाता है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी को किस तरह से करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी सबसे पहले है एक ही, अगर लोन के बारे में कुछ ना बताया हो ना वो लॉन्ग टर्म होगा नॉन करंट लायबिलिटी। अगर कुछ ना बताया, अगर वो बता दे कि उसको अगले 12 महीनों के अंदर पे कर देना है वो करंट होगा। किसी भी लोन की पेमेंट के बारे में ये बता दिया जाए कि अगले 12 महीनों के अंदर अंदर पे करना है वो करंट होगा। अगले 12 महीने कौन से, किस डेट से अगले 12 महीने शुरू करने हैं, ये दिसंबर 2015 की डेट है जिसको हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये जो हम बना रहे हैं ना एसओसीआई और एसओएफ, ये किस डेट की बना रहे हैं दिसंबर 2015 की। तो दिसंबर 2015 से आगे 12 महीनों के अंदर अगर कोई पेमेंट करनी है तो वो करंट लायबिलिटी। ये नहीं कि जिस दिन से लिया दिसंबर 2015 जिस दिन हम ये बना रहे हैं, ठीक होगी बात। चलें जी, लोन कितना है 3480, इसका भी एक अपना ही बॉक्स होगा 3480 का। फिर उसके बाद आ जाएगा करंट लायबिलिटी, इसके भी एक से ज्यादा बॉक्सेस भी हो सकते हैं और एक बॉक्स भी हो सकता है। एक तो होना ही होना है, टोटल का तो होना ही होना है, बाकियों के अलग अलग भी हो सकते हैं। तो एक होगा ट्रेड पेएबल का, ट्रेड पेएबल में है कितनी वैल्यू है 10056। एक होगा अदर का, इस सवाल के अंदर नहीं है, और एक होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, उस ये भी नहीं है। लायबिलिटी और है भी नहीं कोई, या कोई है तो इसका टोटल का भी एक बॉक्स होगा 1056। ये हमारे पास आ जाएगा टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इनको प्लस कर देंगे, इक्विटी है नॉन करंट लायबिलिटी है, प्लस कर देंगे तो हमारे पास एक टोटल का बॉक्स आएगा कितना 4212 बराबर आ गया। हाँ जी, अब आपने बताना है कि यहां तक आपको ओके है, चलें आगे एडजस्टमेंट पे, क्या यहां पर कोई इशू है। यहां से आगे थोड़ा सा हमने डिफरेंट वे से जाना है। अब पहले नहीं पढ़ा आपने, किसी ने भी नहीं पढ़ा, यहां तक बताएं। जी आप बताएं। नॉन करंट एसेट में
ये मैं करंट एसेट में, ओके, करंट एसेट में ये ओपनिंग स्टॉक है, ये ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, ये कैश एंड बैंक हो गया, इन तीनों को प्लस करके ये टोटल लिख दिया। ठीक है, अब पेपर में देखेंगे कि जो उसने एरिया बनाया हुआ है ना लिखने का, उसके अंदर अगर सिर्फ कैश और बैंक अलग अलग लिखा हुआ है, हम भी अलग अलग लिख देंगे। अगर उसने कैश एंड बैंक लिखा है तो हम भी प्लस करके लिख देंगे। देखेंगे कि जो एरिया उसने बनाया हुआ है ना वो किसका है, और एंड पे टोटल का। हाँ जी बताएं सवाल, यहां तक कोई परेशानी, कोई मसला? डन है अहमद? नहीं, अब ये तो पुराना है, ये तो पुराना वो एक असाइनमेंट की हुई है, अभी नहीं कुछ नहीं पढ़ा। मतलब रिवाइज करना है, ठीक है। और मैंने वैसे इसलिए लेक्चर शेयर किया था कि आप लोग ना करके आओ। कर लिया? तो आपने अब अगर आप चाहते हो अपनी सलामती, तो ये जो असाइनमेंट है ना इसके आपने एक दफा दोबारा सवाल कर लें। टोटल ये 9 क्वेश्चन है, जिसमें 6 तो मेरे ख्याल में सही नहीं था, 8 एक सवाल में इशू है। उसके बाद कम से कम आप 3 से 4 सवाल लाजमी कर लें, ताकि आपका ना फॉर्मेट याद हो जाए। फॉर्मेट याद करने के लिए ये बेस्ट है असाइनमेंट। 4 सवाल कर लें, 3 कर लें, जब आपको लगे ना कि अब आपको फॉर्मेट दिमाग में प्रिंट हो गया, उस बात खत्म, उसके बाद ये सवाल नहीं करने। अब हम चलते हैं आगे। आगे जाने से पहले आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पर जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की मार्केट में इसके जो नाम है, एक नाम बोला जाता है एडजस्टमेंट, एक इसका नाम बोला जाता है एडिशनल या फर्दर इंफॉर्मेशन। अब आप लोगों ने जिंदा रहना है, जागना है, उसकी वजह क्योंकि मैंने जो आज पढ़ाना है ना, कल सबको पहले यहां पर बोर्ड पे बुला के लिखवाऊंगा, आपने लिखना है, उसके बाद आगे जाएंगे। बोर्ड पे लिखे बगैर आगे जाने नहीं है। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपसे पहले इसको प्रैक्टिस किए बगैर आगे चला जाऊं, ठीक है? तो इसलिए आप थोड़ा सा दिमागी तौर पर जाग के बैठ। एडजस्टमेंट और एडिशनल इंफॉर्मेशन का पहले मतलब सुन ले। आप लोगों ने एडजस्टमेंट का लफ्जी मतलब किसी को पता है? अकाउंटिंग के अंदर जब भी लफ्ज एडजस्टमेंट का आ जाए, इसके 2 मतलब है। या पहले हमने जो लिखा हुआ है वो गलत हो गया हमसे, उसको सही करने को एडजस्टमेंट कहते हैं, या जो पहले लिखा हुआ है ना उनमें से कुछ लिखना भूल गए हैं, जो लिखना भूल गए अब लिखेंगे तो भी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट करना, ठीक है? मतलब पहले क्या लिखा है आपने, पहले क्या लिख चुके हैं, जर्नल एंट्री पास कर चुके हैं, लेजर बना चुके हैं और ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं, बस। जर्नल एंट्रीज, लेजर और ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस तक पहुंच जाए हैं, ट्रायल बैलेंस हमने बना लिया। ट्रायल बैलेंस में एक लफ्ज लिखा हुआ है रेंट, 50,000, ठीक है? ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ, चाहे आप ना भी लिखो ना तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है। मैं हर दिन का लेक्चर शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, जो आज लेक्चर होगा आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप, क्योंकि लिखने में दोबारा भी लिख सकते हो, समझना ज्यादा जरूरी है। 50,000 ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, पता है ना कहां पर लिखा होता है? एक्सपेंस में लिखा हुआ है। हम इसको कहां पे लिखते हैं? नहीं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हो कहां लिखते हैं? एक्सपेंस लिखते हैं या इनकम लिखते हैं? कहां क्या लिखते हैं? एक्सपेंस लिखते होते हैं, ओके? अगर ये 50,000 बिल्कुल यहां पर लिखा हुआ है, आगे फर्दर इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है, तो सही लिखा है आपने, एक्सपेंस में लिखा। बट अगर फर्दर इंफॉर्मेशन में ट्रायल बैलेंस के बाद नीचे कुछ लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या लिखा हुआ है?
एडिशनल इंफॉर्मेशन, मैं आपको रटा नहीं लगवा ला, मैं आपको ना प्रॉपर प्लान के साथ पढ़ा रहा हूं। आप रटा लगाओगे मुझे यकीन है, क्योंकि आप लोगों ने याद ही आपको वो चीजें होती है, कॉन्सेप्ट आपने रखते नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि शायद ये याद हो जाए, फिर रटा भी लगवाऊंगा क्योंकि मुझे पता है इस कॉम का। एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, कहता है रेंट इंक्लूड ₹10,000 इज प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब पता है, अगले साल का भी रेंट पे कर दिया। रेंट जो ऊपर 50,000 लिखा हुआ है उसके अंदर 10,000 रेंट ऐसा है जो प्रीपेड है। प्रीपेड हमारा एक्सपेंस नहीं होता, हमारा एसेट होता है। प्रीपेड हमारा, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस किसे एक्सपेंस होते हैं या एसेट होता है? एसेट होता है। प्रीपेड एसेट होता है हमारा। तो अब बताओ मुझे, लिखोगे 50,000 एक्सपेंस के अंदर? तो उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें बताया कि इसके अंदर 10,000 का रेंट वो इस साल का है ही नहीं, वो इस साल का रेंट नहीं है, वो किस साल का है? अगले साल का है। तो ये तो अगला साल आएगा तो एक्सपेंस में लिखेंगे ना, इस साल तो नहीं लिखेंगे। तो ये 10,000 आप क्या करेंगे? इस 10,000 का क्या करोगे? लिखेंगे किधर? आपके पास चीजें हैं जनाब, इनकम, एक्सपेंस, इक्विटी, एसेट, लायबिलिटी, मेन 5। आगे फर्दर करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, वो बात की बातें। तो मुझे बताया ये 10,000 हमारा क्या है? एसेट है। तो अब एक्सपेंस में कितना लिखेंगे? 10,000, 50,000 या 40,000? 40,000 एक्सपेंस में लिखेंगे, 10,000 दैट इज एडजस्टमेंट। होगी एडजस्टमेंट, इसे कहते हैं एडजस्टमेंट। जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ऊपर ट्रायल बैलेंस हमें पुराना गिवन होगा, फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन होगी, ऊपर वाली चीजों के बारे में बताया होगा कि उसमें कौन सी चीज ऐसी है कि जो प्रीपेड है, कौन सी चीज है एक्रूड है, कौन सी चीज गलत लिखी हुई है, कौन सी चीज के बारे में क्या बात है। वो जब वो एक्सप्लेन करेगा हमें सही पता चल जाएगा। जैसे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ना होती, हम तो 50,000 पूरा लिख देते ना एक्सपेंस में, हालांकि उसने कहा कि मैंने 50,000 रेंट दिया है लेकिन सारा इस साल का नहीं है। बात समझ लगी? अब अगली बात एक मैं आपको बताने लगा हूं, एडजस्टमेंट अभी बाद में शुरू होनी है, आज की कहानी आपने सुननी है। नींद आ रही है? पक्का नींद आने के लिए पक्का कह रहे हो या चले? कोई बात नहीं, नींद आती है तो कोई मसला नहीं है, ये एक फितरती बात है। नींद को भगाना, ये इसे बोलते हैं बहादुरी, इंसानियत, जो भी कह लो। नींद आना फितरती बात है। जी मेरे भाई, मैं आपको एक चीज पढ़ाने लगा हूं, ये पहले भी शायद हमने पढ़ लिया हुआ है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारा काम है। और एक होती है कैश बेसिस अकाउंटिंग, एक होती है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग, एक होती है कैश बेसिस अकाउंटिंग। पहले मैं एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताता हूं। ऑल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस are recorded when they occur not on the basis of cash received or paid। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किसे बोलते हैं? ऑल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन दे अकर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीव्ड और पेड। मतलब क्या है इसका? सपोज दैट, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा, और ये लिख लिया क्या भी लिख रहे हो? हाँ जी, सबसे पहली बात, मैंने रेंट की बात कर लेते हैं, और मैं मंथ के हिसाब, पेपर अकाउंटिंग ना ईयर के हिसाब से होती है, लेकिन आपको मंथ के हिसाब से समझ लगेगी। आप हॉस्टल में रहते हो, जनवरी का रेंट है, आप लोग 15,000 रुपए रेंट पे करते हो हॉस्टल का, ठीक है? आपके पास पैसे नहीं थे, आपने ये रेंट फेब में पे किया। कब पे किया? फेब में पे किया। रेंट है जनवरी का, पे फरवरी में कर रहे हो। रेंट है
जनवरी का पे कर रहे हो फरवरी के अंदर, मैं फिलहाल अज्यूम कर रहा हूं कि मैं हर मंथ की इनकम स्टेटमेंट बनाता हूं, वैसे सालाना बनती है लेकिन समझाने के लिए। अब मुझे बताओ कि जो मैं रेंट का एक्सपेंस है 15,000 रुपए किस महीने के एक्सपेंसेस में लिखूंगा? क्या जनवरी के महीने में 15,000 लिखूंगा सही रहेगा, या पे मैं कर रहा हूं फरवरी के अंदर? फरवरी की अलग बनानी है इनकम स्टेटमेंट, फरवरी के इनकम एक्सपेंस अलग लिखने हैं, जनवरी के अलग लिखने हैं। बात समझ लगी? जनवरी के एक्सपेंस पे कर रहा हूं फरवरी में, 10 तारीख फरवरी को। अब मुझे बताओ मैं किस मंथ में लिखूं ये मेरा एक्सपेंस है, जनवरी में या फरवरी में? एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है जनवरी में लिखो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है फरवरी में लिखो। हमारी अकाउंटिंग किसके ऊपर बेस करती है? एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग है। कैश बेसिस कहता है जब कैश लो या दो तब इनकम या एक्सपेंस लिखो, और एक्रूवल बेसिस क्या कहता है? व्हेन दे अकर। डेफिनेशन दोबारा पढ़ो, all events and transactions are recorded, all events and transactions are recorded when they occur, not on the basis of cash received or paid। इसे बोलते हैं एक्रूवल बेसिस। जनवरी का एक्सपेंस था फरवरी में पे हुआ, हम किस, अब साल समझ लो, जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल में लिखा जाएगा चाहे वो पे हुआ है या। अब और इंटरेस्टिंग बात, मैं एक्रूवल बेसिस पर ही आई टाइम लगाना है, जागते रहना, कहीं सो ना जाना। सो गए ना तो सारे का सारा मामला खराब हो गया। बाद में रिकॉर्डिंग भी सुनते हो ना, देखो ना एक बहुत अच्छा तरीका होता है जागने, अपने आप को जगाने का, थप्पड़ मारना शुरू कर दिया बंदा जाग जाता है। सच बात कर रहा हूं। साथ वाले का तो फिर अगले उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो उसके जिम्मेदार आपको होता है, ठीक है ना? तो ये ना, ये अगर आपने लड़ना है ना, देखिए एक तो नॉर्मल सी ये करना, कोई भी काम करना है नॉर्मल, जैसे आप आते हो क्लास लेते हो मेहनत करते हो, कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं या कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छी होती है वो सीए कर जाते हैं, कुछ होता है कोई काम दीवानगी की हद तक करते, अगर उसके लिए कर, वो अगर आपके अंदर लेवल है ना, कोई भी काम करना जान मारना, उसके लिए फिर जरूरी है कि आप लोगों को अपने आप के साथ जंग करनी पड़ती है। गर्मियों में गर्मी लगेगी, सर्दियों में सर्दी लगेगी, नींद आना तो वैसे रूटीन का काम है लाहौर के अंदर। जिसे लाहौर में मसला है, यकीन जाने लाहौर के बाहर ऐसा कोई इशू नहीं, वहां एक डिसिप्लिन है, एक कुदरती निजाम के साथ लोग चलते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपने कामों में लग जाते हैं, रात को नमाज इशा पढ़ के सो जाते हैं। यहां पर किसी को बंदा ये कहे कि सुबह आपकी 7 बजे क्लासेस है, उसकी शक्ल देखने वाली हो जाती है, सुबह 7 बजे क्लास। हालांकि नॉर्मल टाइम, इस टाइम अगर सूरज आप 5 बजे के राउंड अबाउट अगर सूरज शुरू हो जाता है तो इसका क्या मतलब है? दिन तो 5 बजे से पहले हो चुका है। नमाज पढ़ने के बाद कौन सोता है? और नमाज यहां पर तो अगर किसी को ये बंदा कोई कह देना, यहां पर जो एक रूटीन का काम है, लाहौर में ये कहते हैं ना मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, वो कहते हैं यहां पर 10 बजे 11 बजे उठना गुड मॉर्निंग होती है, मतलब आधा दिन खत्म होता है। ये वो मुगलिया खानदान है जो तबाह हो गया है और ये उसी पर अभी कम कर रहे हैं। चले जी, तो इसलिए अपने आप को ना तरोताजा रखना, और वैसे ही तरोताजा रहोगे क्योंकि सारे सवाल मैंने आपसे पूछने। और जरा हुआ ये जनाब, जनवरी है, अभी समझा जनवरी हमारा साल है, जनवरी है, मैंने ऐसा किया जनवरी में रेंट पे किया कोई 40,000, ठीक है ना? इस रेंट के अंदर 20,000 रेंट है जनवरी का जो मैंने पे किया, और 20,000 रेंट मैंने जो पे किया वो फरवरी का, ठीक है? फरवरी के अंदर मैंने रेंट पे किया 22,000, लेकिन ये मैंने कब का पे किया? मार्च का। पे फरवरी में किया, मार्च के अंदर मैंने कुछ भी नहीं अभी पे किया, नो पेमेंट, कोई पेमेंट नहीं की। ये मेरा सिनेरियो है। जनवरी के अंदर मैंने 40,000 रेंट पे कर दिया, 20,000 मैंने पे किया जनवरी का और 20,000 मैंने पे किया फरवरी का। जब फरवरी आया, फरवरी का तो पहले पेड था, फरवरी का तो पहले पेड था, मैंने फरवरी के अंदर मार्च का रेंट भी पे कर दिया। अब जब मार्च आ गया तो मेरे तीनों महीनों की पेमेंट हो चुकी है, मैंने कोई पेमेंट आगे नहीं करी। समझो जनवरी भी एक साल है, फरवरी भी एक साल है, मार्च भी एक साल है। अब मुझे बताओ, मैंने बनानी अपनी इनकम स्टेटमेंट एक्रूवल बेसिस पे। किस पे? एक्रूवल बेसिस क्या कहता है? तब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो व्हेन दे अकर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीव्ड और
पेड। बताओ मैं जनवरी के अंदर कोई एक्सपेंस लिखूंगा या नहीं? कितना लिखूंगा? 20,000, क्योंकि जनवरी का अपना एक्सपेंस कितना है? 20,000। लेकिन मैं तो 40 पे किया, तो उसमें से जो 20,000 है वो अभी अक्कर नहीं हुआ। वो कब का कब अक्कर होगा? फरवरी के अंदर। तो वो 20,000 मैं कहां लिखूंगा? फरवरी के अंदर। मैंने फरवरी के अंदर भी 22,000 पे कर रहा हूं। वो 22,000 प्रीपेड है फरवरी के अंदर। वो एक्सपेंस किस में लिखा जाएगा? मेन हमने देखना है कि हमने इनकम और एक्सपेंस कब लिखना है, जिस साल का वो है, चाहे पे हुआ है चाहे पे नहीं हुआ। जी 40,000 पे किए, 20,000 एक्सपेंस हो गया, 20,000 प्रीपेड का लिखा जाएगा। फिर अगले साल प्रीपेड से निकल जाएगा, प्रीपेड से निकल जाएगा, 20,000 एक्सपेंस में चला जाएगा और 22,000 प्रीपेड में चला जाएगा। फिर अगले साल वो 22,000 प्रीपेड से निकल जाएगा, किस में चला जाएगा? एक्सपेंस में चला जाएगा। वही तो हम पढ़ने जा रहे हैं, वही स्टार्ट करने लगे अभी। एंट्रीज भी मैं आपको सिखाऊंगा। सर और अगर आप फरवरी का नहीं पे करते, मार्च में आप फरवरी और मार्च दोनों, हाँ ऐसा हो सकता है। अगली सिचुएशन नंबर नेक्स्ट, हमने जनवरी में 20,000 पे किया जनवरी का, ये है ही जनवरी का। फेब के अंदर नो पेमेंट, पैसे नहीं थे हमारे पास, नहीं पे किए। मार्च के अंदर मैंने मार्च का भी पे किया, सपोज दैट 50,000, ये मार्च का था। मैंने फरवरी का भी पे किया, जो पिछला पे करना था, सपोज दैट 30,000, ये फरवरी का है। और मैंने अप्रैल का भी पे कर दिया, सपोज दैट 40,000 कर देते, मेरे पास पैसे ज्यादा आ गए थे। मार्च के अंदर मैंने टोटल पेमेंट कितनी की? 1,20,000 रेंट के नाम से। मैंने उसे कहा भाई जो पिछला 30 है वो भी काट ले, इस साल का, इस महीने का भी हो गया और अगले साल का भी हो गया। अब मैंने कौन से एक्सपेंस कहां कहां पे लिखने हैं और जिस साल उनका स्टेटस क्या है। लो जी, जो 20,000 जनवरी का है, जनवरी में पे किया, ये एक्सपेंस भी जनवरी में आ गया। फरवरी के अंदर कोई पेमेंट नहीं हुई, लेकिन मेरा बनता है रेंट, 30,000 रेंट बनता है, पे नहीं किया, तो फरवरी में मेरी एक लायबिलिटी बन गई 30,000 की। क्या बन गई? देखिए, जो चीज हमारा एक्सपेंस हो जाए, हम पे ना करें, वो क्या होता है? लायबिलिटी होती है। तो हमारी फरवरी के अंदर 30,000 की लायबिलिटी क्रिएट हो गई, लायबिलिटी रेज हुई। ओके, फिर आ गया मार्च, एक तो हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई। वो जो लायबिलिटी थी, 30,000 की लायबिलिटी आ रही थी, वो मार्च में खत्म हो गई, क्योंकि पे हो गया। मार्च के एक्सपेंस में कितना आएगा? वो 50,000 ही है मार्च के एक्सपेंस में। हाँ, फरवरी का जो रेंट है ये 30,000 यहां पर एक्सपेंस में जाएगा, एक्सपेंस में भी जाएगा, और एक्सपेंस हुआ बट नॉट पेड। एक्सपेंस हुआ लेकिन पे नहीं किया, एक्सपेंस ये फरवरी के ही है। एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग कहती है तब रिकॉर्ड करो जब अक्कर हो। तो ये फरवरी का रेंट फरवरी में जाएगा, पे कर दिया तो ओके, नहीं पे किया तो लायबिलिटी। अब मार्च के अंदर हमने पे तो 20 किया, लेकिन एक्सपेंस में कितना जाएगा? 50। 30,000 से लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और 40,000 से प्रीपेड आ जाएगा। और फिर अप्रैल के अंदर एक्सपेंस में कितना आएगा भला? 40,000, और मेरा एसेट खत्म हो जाएगा। अभी तो हमने 2 चैप्टर पढ़ने हैं, एक चैप्टर इसका पढ़ना है पूरा, एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स के नाम से। बहुत शानदार टॉपिक है और इसको सारा ये डिस्कस करता है। अभी तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं एक्रूवल बेसिस क्या है। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं इनकम और एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करो? जब अक्कर हूं। कैश को ना देखो। और कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या कहता है? कि जब कैश पे करो। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैश बेसिस अकाउंटिंग है, कौन सी अकाउंटिंग है हमारी? कैश बेसिस। तो जनवरी में 20,000 का रेंट एक्सपेंस में जाएगा, फरवरी में कुछ नहीं जाएगा, मार्च में 1,20,000 जाएगा और अप्रैल में फिर कुछ नहीं जाएगा। ये होगा कैश बेसिस। कैश बेसिस क्या बोलता है? जब कैश पे करो तब एक्सपेंस में लिखो, जब कैश लो तब इनकम में लिखो। और एक्रूवल बेसिस क्या कहता है? कि जिस टाइम का है उसी टाइम में लिखो, मतलब जिस साल का है, जब अक्कर हो जाए। ठीक होगी बात? हाँ, अकाउंटिंग डबल एंट्री होता है यार, हर एक के 2 एंट्रीज पढ़ पा।
हर ट्रांजैक्शन की 2 एंट्री, 2 इफेक्ट लाजमी। हाँ जी, कुछ बात हमें लगी। एक्रूअल बेसिस ओके है, डेफिनेशन क्या है? All events and transactions are recorded when they occur, not on the basis of when cash received are paid. अगर आपने इसको अपने अल्फाज में सोचना है तो all income and expenses are recorded when they occur. Definition है all events and transaction, लेकिन अपनी आसानी के लिए all income and expenses are recorded when they occur, मतलब जिस टाइम के हैं, not on the basis of when cash received are, कि जब जिस साल पे कर रहे हो या रिसीव कर। ये बात अब याद रहेगी, भूल तो नहीं जाओगे। चलो एक दफा मुझे सुना है एक्रूअल बेसिस की डेफिनेशन क्या है? जो है वो एक मिनट All income and expenses are paid not on the basis of cash received. अहमद, All events and transactions are recorded and they occur not on the basis. all events and transactions are recorded when they occur, नई डेफिनेशन अंग्रेजी में आती, सारे इनकम एक्सपेंस इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन जिस साल के हैं उसी साल में लिखे जाएंगे, जब वो पे या रिसीव होंगे तब नहीं, क्योंकि वो कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है। हाँ दादा सुना है एक्रूअल बेसिस। All events and transactions are recorded on basis when they occur not when they are paid. when they are received are paid. समझ लग गई? मरियम सुना दें एक दफा आपकी। All events and transactions are recorded when they occur not on the basis of cash received. पहले मेडिकल था, मेडिकल वालों के रट्टे बहुत अच्छे होते हैं। चले जी, अब आते हैं हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। पहले मैंने समझाया एक्रूअल बेसिस है सारा कुछ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडजस्टमेंट। जैसे मैंने अभी 50,000 लिखा था ना, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ था कि उसमें 10,000 प्रीपेड है। इसका मतलब है 10,000 उस साल का नहीं है, 10,000 उस साल का नहीं है, तो हमने 10,000 वहां से निकाल के करंट एसेट में लिखा। अब हमारे पास चले आज एडजस्टमेंट बस इतना ही रखते हैं। कल आपने करना क्या है कि पहले ना कम से कम 2 सवाल आपने पिछली असाइनमेंट के करने, ग्रुप में शेयर कर देना, जिसके पास भी है ये असाइनमेंट दोबारा कर देना, ठीक है? नहीं तो मैं कर दूंगा दोबारा, लेकिन आपने बल्कि होगी असाइनमेंट तो है ग्रुप के अंदर, बल्कि आपके पास हो भी सही, ग्रुप में शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 8 और सॉरी 8 तो करना ही ना, एक 7 बल्कि देख लेते हैं। The group side number 5, 6, 7, 8 ठीक है, 8 में तो कोई मसला नहीं है, 6 में इशू था, 8 में तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है। एक 8 कर लेना। कैपिटल है, लोन है, ड्राइंग है, कैरेज आउट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश इन हैंड है, कमीशन है, इसमें कोई इशू नहीं है। एक आपने ये करना है, क्वेश्चन नंबर 8 और 7, ये 2 सवाल आप कल करके हैं। ट्रेड रिसीवेबल है, ऑपरेटिंग, लोन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, बैड डेट्स, डिस्काउंट रिसीव्ड है, परचेज है। हाँ जी, एक क्वेश्चन नंबर 8 और एक 7 में देख लेते हैं कि शायद कोई इशू अगर है तो। बस ये है, ये लोन टू समीर नहीं है, ये लोन फराम है, ये सही करना है आपने। और ये अमाउंट खत्म करनी है, ये आपने प्लस करना है। मेरे ख्याल ये अमाउंट नहीं है, ये 4500 या 45,000 ये है ही नहीं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7 में बस ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट करना। तो ये 2 सवाल आपने करके आने, पुराने सवाल चेक नहीं करवाने, ठीक है? मैं देखूंगा कि आपके सवालों के ना आगे कुछ ना लिखा हो, आगे पीछे या करंट काम हो, ठीक है ना? कुछ लोग ना पुराना चेक करवा देते हैं काम। तो 7वां और 8वां आपने कल सवाल करके आना है, और कल हम इंशाल्लाह एडजस्टमेंट पे चले जाए, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं।